सोचा है आप जिस भी प्लेन में ट्रैवल करते हो या तो वो बोइंग का बनाया हुआ होता है या एयरबस का। ऐसा क्यों? इतनी सारी पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, आज सिर्फ दो ही मेजर प्लेयर्स क्यों हैं? अगर एक छोटी सी मिस्टेक पूरे दुनिया के प्लेन्स को ही ग्राउंड कर दे तो एयरलाइंस को एक एक प्लेन के लिए इतने सालों तक वेट क्यों करना पड़ता है? इतने सारे टेक जायंट्स हैं, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अपना एयरप्लेन बनाने का कभी क्यों नहीं सोचा? तो अगर बोइंग या एयरबस बंद हो जाए तो ग्लोबल एयर ट्रैवल का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स बोइंग और एयरबस की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी दुनिया है और सिर्फ दो ही कंपनीज एयरप्लेन बनाती है, तो चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पहले के जमाने में एयरक्राफ्ट बनाने वाली कई बड़ी कंपनीज थी, जैसे मैकडॉनल्ड डगलस, लॉकहीड, एम्ब्रायर, बोम्बार्डियर और रशिया से एक टुपोलेव नाम की कंपनी थी। लेकिन आज आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर अगर जाएंगे तो आपको जो बड़े बड़े पैसेंजर प्लेन वहां दिखते हैं, उनमें से 99% से भी ज्यादा या तो बोइंग के होंगे या तो एयरबस। मतलब अभी के टाइम में सिर्फ ये दो ही कंपनीज दुनिया भर में बड़े बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है, बाकी सारी कंपनीज या तो बंद हो गई है या छोटे प्लेन तक या प्राइवेट जेट्स तक ही लिमिटेड है। तो दोस्तों संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि बोइंग और एयरबस ये दोनों ही कंपनीज बड़े बड़े प्लेन्स के मालिक हैं। अपने अपने देशों की सरकारों की मदद, मर्जर्स और दूसरी कंपनी के एग्जिट की वजह से आज एविएशन इंडस्ट्री पे इन दोनों ही कंपनी का राज है। तो गाइस अब बात करते हैं कि बोइंग और एयरबस इन दोनों ही कंपनीज की एविएशन इंडस्ट्री में डुओपोली बनी कैसे। देखिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जब बोइंग की सारी मिलिट्री ऑर्डर्स खत्म हुई, कई सारे लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ा और कंपनी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कई नए तरीके अपनाने पड़े। उस वक्त बोइंग ने कार और वॉशिंग मशीन बनाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन फिर भी बोइंग ने अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कमर्शियल एयरप्लेन बनाना शुरू कर दिया। उनका पहला बड़ा सफल कमर्शियल एयरप्लेन था बोइंग 36780, जिसे डैश एटीवी कहते हैं। ये प्लेन 1952 में बनना शुरू हुआ और इस प्लेन ने बोइंग को एविएशन इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिला दी। फिर आया बोइंग 707, जिसने एविएशन इंडस्ट्री को जेट एज में ले जाने के लिए पूरी मदद की। 70 से 19 तक बोइंग का दबदबा बढ़ता चला गया। उस वक्त डगलस और लॉकहीड भी थे, लेकिन बोइंग ने अपनी टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और गवर्नमेंट कनेक्शन की मदद से मार्केट पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। अब जबकि यूरोप की कंपनीज देख रही थी कि अमेरिका के प्लेन्स ऑलरेडी बादलों में छाए हुए हैं, यूरोप की कंपनीज ने सोचा अब हम भी एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे और इन लोगों को एक टफ चैलेंज देंगे। तो उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एयरबस। तो 18 दिसंबर 1970 को एयरबस इंडस्ट्री की स्थापना हुई और इसमें 4 बड़े देश शामिल थे। इसका नाम है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके। एयरबस का मकसद साफ था, अमेरिकन कंपनीज को चैलेंज करना और उनसे मुकाबला करना, ना कि आपस में यूरोपियन कंपनीज को लड़वाना। इस तरह से एयरबस ने बोइंग को एक सीरियस चैलेंज देना शुरू कर दिया। अब जबकि बोइंग और एयरबस ने एविएशन इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बना ली थी, तो बाकी दूसरे प्लेयर्स का क्या हुआ? शुरुआत करते हैं मैकडॉनल्ड डगलस। तो मैकडॉनल्ड डगलस एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन 1997 में बोइंग ने इनको $14 बिलियन देकर इनको अपने साथ मर्ज करवा लिया। देखिए, कहने के लिए तो एक मर्जर था, लेकिन सही मायने में ये एक एक्विजिशन था। इसमें यूएस और यूरोप के रेगुलेटर्स ने बहुत सारी मेहनत की थी, क्योंकि ये दुनिया का पहला और तीसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर का एक्विजिशन था। दूसरा लॉकहीड। लॉकहीड ने 1984 में अपना कमर्शियल डिवीजन बंद कर दिया, क्योंकि उनका L1011 ट्राइस्टार प्लेन बाजार में देर से उतरा और उसको मार्केट में कम्पीट करने का मौका ही नहीं मिला। तीसरा एम्ब्रायर और बोम्बार्डियर। दोनों ही कंपनीज छोटे प्लेन बनाती थी। एम्ब्रायर, जो कि आज बोइंग के साथ ज्वाइंट वेंचर्स में, और बोम्बार्डियर का कमर्शियल डिवीजन एयरबस के पास चला गया है। इसका मतलब इन दोनों ही कंपनीज को कंपटीशन से बाहर कर दिया। अब सबसे दिलचस्प बात, दोनों ही कंपनीज अपने अपने बलबूते पर आगे नहीं बढ़ी है। दोनों ही कंपनीज को अपने अपने देशों की सरकार से बड़ी मदद मिली है। अगर मैं बोइंग की बात करूं तो बोइंग को यूएस गवर्नमेंट से रिसर्च फंडिंग, टैक्स ब्रेक, डिफेंस डील्स और कई सारी दूसरी बैंक से बहुत सारी फाइनेंसिंग मिली। वहीं एयरबस की बात करूं तो एयरबस को यूरोपियन यूनियन से लॉन्च एड और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिला। इसी वजह से दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते आए हैं कि दूसरा गलत तरीके से सब्सिडी ले रहा है। उसके बाद यह मामला पहुंच जाता है डब्ल्यूटीओ में, और डब्ल्यूटीओ की इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट माना जाता है। दोनों ही तरफ से करोड़ों अरबों रुपए डॉलरों की सब्सिडी की बात हो रही है और अंत में डब्ल्यूटीओ ने दोनों को ही रिटेलिएटरी एक्शन लेने की इजाजत दे दी। तो अब हम सब लोग ये तो समझ गए कि बोइंग और एयरबस, इन लोगों का एविएशन इंडस्ट्री पर बहुत तगड़ा होल्ड है, लेकिन इस डुओपोली से इस दुनिया पर क्या असर पड़ता है? इस डुओपोली से एयरलाइंस का फायदा होता है या नुकसान, ये समझते हैं। पहली बात, इनोवेशन। जब बाजार में सिर्फ दो ही कंपनीज है तो नई टेक्नोलॉजी लाने की कोई भी जल्दी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, बोइंग ने 737 मैक्स लॉन्च किया, जो कि बोइंग 737 सीरीज का ही एक मॉडर्न वर्जन है। उन्होंने पूरा प्लेन स्क्रैच से नहीं बनाया, बल्कि एक पुराने प्लेन को ही अपडेट किया, क्योंकि नया प्लेन बनाने में जो रिस्क और इन्वेस्टमेंट है, उसे लेने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। दूसरी बात, सेफ्टी।
737 मैक्स में जो दुर्घटना हुई उसको लेके पूरी दुनिया में सवाल उठे। कहा गया बोइंग ने कॉस्ट कटिंग और टाइम सेविंग के चक्कर में सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नई सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम था MCAS, जो ठीक से टेस्ट भी नहीं हुआ था, टेस्ट तो छोड़ो, जिसके बारे में पायलट को बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई थी, जो आगे चल के क्रैश का मेन कल्प्रिट बन जाता है। आप लोगों को क्या लगता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बोइंग को कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था जो उन्हें इनोवेशन या सेफ्टी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। तीसरी बात, एयरलाइंस की मुश्किलें। जब मार्केट में सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनीज है तो एयरलाइंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो बोइंग और एयरबस के प्राइस और डिलीवरी टाइम पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर कोई कंपनी देर करती है या ज्यादा पैसे मांगती है तो एयरलाइंस को उनकी बात मानना पड़ता है। इस वजह से कई बार देर से डिलीवरी होती है और एयरलाइंस को ज्यादा दाम चुकाना पड़ता है। चौथा, सस्टेनेबल एविएशन। दुनिया में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने की बात हो रही है, लेकिन बोइंग और एयरबस को इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस फील्ड में जो उन्हें इनोवेट करने के लिए मजबूर करे। इसीलिए सस्टेनेबल एविएशन की तरफ हमारी रफ्तार काफी धीमी और काफी स्लो है। वो कहते हैं ना, when there is no one else to challenge you, why rush to change? और गाइस, ये एक लाइन एविएशन इंडस्ट्री की पूरी स्टोरी समझा देती है। जब आपको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है तो आपको बदलने की क्या जल्दी है? अब गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि इस एविएशन इंडस्ट्री में घुसना इतना हार्ड क्यों है। सबसे पहले पैसा। एक नया कमर्शियल जेट बनाने का खर्चा कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर से स्टार्ट होता है। मतलब सिर्फ एक मॉडल मार्केट में लाने के लिए इतना पैसा खर्च होता है, और ये कोई गारंटी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा भी। तो इतना बड़ा रिस्क उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होती है। हर जेट को हजारों टेस्ट पास करने होते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है। हर कंट्री की एक अलग अलग एजेंसीज होती है जिसका अप्रूवल चाहिए होता है। एयरलाइंस को ट्रस्ट भी दिलाना पड़ता है, क्योंकि उनकी इमेज और सेफ्टी ये सब रिकॉर्ड पर डिपेंड करती है। ऊपर से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, जो एयरबस और बोइंग ने डेकेड्स में बनाया है। चाइना की कॉमैक 919 भी ट्राई कर रही है मार्केट में घुसने की, लेकिन अभी भी उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिलने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और एयरलाइंस को भी अब तक पूरी तरह से उस कंपनी पर भरोसा नहीं आया है। अगर उस कंपनी की डिलीवरी की बात की जाए तो वो काफी स्लो है। 2024 में सिर्फ 13 प्लेन्स डिलीवर किए हैं और 2025 में भी पेस काफी स्लो है। रशिया का भी MC-21 एक ऑप्शन है, लेकिन उनको भी जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट्स की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो गई है और ग्लोबल एयरलाइंस अब तक उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रही। जब एंट्री का खर्चा इतना ज्यादा हो, रूल्स इतने टफ हो और ग्लोबल एयरलाइंस सिर्फ टेस्टेड ब्रांड्स पर ही ट्रस्ट दिखाएं, तो बोइंग और एयरबस को चैलेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से आज भी मार्केट की लगाम सिर्फ उन दोनों के पास ही है। अब आपको क्या लगता है, कोई तीसरा प्लेयर इस एविएशन इंडस्ट्री में आ सकता है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्योंकि बोइंग और एयरबस इन लोगों को शुरुआत में अपने अपने गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट मिला। अगर सरकार चाहे तो नए प्लेयर्स को हेल्प कर सकती है, जैसे फंडिंग देना, रेगुलेशंस को थोड़ा इजी करना या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री इतनी एक्सपेंसिव है कि इसमें कोई नया प्लेयर्स घुसना ही नहीं चाहता, कि सिर्फ पॉलिसी को थोड़ा बहुत रेगुलेट करके कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अगर एक्टिवली सपोर्ट करे तो एक नए प्लेयर को मौका मिल सकता है। आज के टाइम में सबसे एक्साइटिंग चीज है टेक स्टार्टअप्स, इलेक्ट्रिक प्लेन्स और VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इन एयरक्राफ्ट का मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। कंपनीज जैसे जॉबी एविएशन, आर्चर एविएशन, अर्बन एरोनॉटिक्स और एयरबस अपने VTOL प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक और VTOL एयरक्राफ्ट पोल्यूशन कम करते हैं, नॉइज भी कम होता है और अर्बन एरियाज में इन एयरक्राफ्ट के साथ इजीली ऑपरेट भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बैटरी टेक्नोलॉजी भी काफी इंप्रूव हो रही है, इसीलिए फ्यूचर में ये स्टार्टअप्स कमर्शियल एविएशन को डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी स्केल, ट्रस्ट और सर्टिफिकेशन का चैलेंज है। उसके बावजूद भी एक होप है कि कोई एक नया प्लेयर आके इस डुओपोली को तोड़ेगा। इंडिया या जापान जैसी कंट्रीज अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे तो कुछ बदल सकता है। इंडिया के पास टैलेंट भी है, डिमांड भी है और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में काफी प्रोग्रेस हो रही है। जापान भी टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन अभी तक कोई मेजर कमर्शियल जेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल लॉन्च नहीं हुआ है। अगर ये प्लेयर्स सही इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजीज लगाएं तो फ्यूचर में एक नया प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप और मेरी तरह आम आदमी की बात करें तो ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन किस कंपनी का है। उन्हें बस सस्ती और सेफ फ्लाइट चाहिए। जब तक इस डुओपोली का डायरेक्ट इफेक्ट प्राइस या सेफ्टी पर नहीं पड़ता, तब तक हम जैसे कंज्यूमर्स खुश ही रहने वाले हैं। तो भाई सवाल ये है कि इज द फ्यूचर ऑफ फ्लाइंग जस्ट लिमिटेड टू दीज टू लोगोस, या फिर कोई नया चैलेंजर बादलों के ऊपर से ब्रेक थ्रू करेगा? आज के लिए तो बोइंग और एयरबस ही किंग है, लेकिन कल किसने देखा, शायद एक नया टेक स्टार्टअप या फिर नया प्लेयर जापान या इंडिया से, या फिर एक गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट शायद पूरा गेम बदल दे। आपको क्या लगता है, क्या ये डुओपोली टूटेगी या फिर यही दो प्लेयर्स इस मार्केट को रूल करते रहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।